बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लीडर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। मैं मिर्ज़ा ज़ुबैर यूसुफ, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज आपको मैं फ़िज़िक्स पार्ट 1 चैप्टर 4 का टॉपिक 4.4 करवाऊँगा, जो कि है पावर। पावर का वर्ड जैसे ही आता है तो आपके जहन में सबसे पहले ताकत आती है। जी, ये वाली ताकत नहीं। फिज़िक्स पावर को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करती है। पावर इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, और पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। या इस पावर के फार्मूला को सिंपली आप देखें तो हमारे पास वर्क का टाइम के साथ एक रिलेशन आ रहा है कि कितना काम कितने टाइम में किया जा रहा है। इस फार्मूला और डेफिनेशन को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल है, हमारे पास यहाँ पर एक वाटर टैंक है जो कि ज़मीन से 10 मीटर बुलंदी पर है। इस वाटर टैंक की जो कैपेसिटी है वो 10 किलोग्राम वाटर है। 10 किलोग्राम वाटर इस वाटर टैंक के अंदर आ सकता है। हमारे पास यहाँ ग्राउंड पर दो वाटर पंप्स हैं, एक वाटर पंप ए और एक वाटर पंप बी। तो अगर हम इन वाटर पंप्स को बारी बारी ऑन करें और देखें कि कौन सा वाटर पंप पहले इस टैंक को फुल करता है, तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जो वाटर पंप ए है उसको 1 मिनट लगता है, जबकि जो वाटर पंप बी है उसको आधा मिनट लगता है इस वाटर टैंक को फिल करने में। अगर हम यहाँ पर बात करें वर्क की, तो हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ वर्क किया जा रहा है दोनों मोटर्स की तरफ से। क्यों? क्योंकि हाइट सेम है और मैस भी सेम डिलीवर किया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर वर्क वाला फार्मूला यूज़ करें mgh, जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल भी है, जो कि ये वाटर पंप डिलीवर कर रहे हैं किसको, उस पानी को ज़मीन से उस हाइट पर पहुँचाने के लिए, तो हमारे पास जो मैस है डैट इज़ इक्वल टू 10 किलोग्राम, जी की वैल्यू 9.8 और हाइट हमारे पास 10 मीटर है। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 980 जूल आता है। तो 980 जूल है जो दोनों वाटर पंप कर रहे हैं जी उस पानी को ज़मीन से उस हाइट तक पहुंचाने के लिए। मतलब ये कि एनर्जी और जो वर्क है वो तो सेम है, लेकिन एक मोटर वो जल्दी टैंकी को फिल कर रही है जबकि दूसरी मोटर को ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो कौन सी चीज़ है जो इस बिहेवियर को डिफ्रेंशिएट करेगी? यस, द पावर। पावर बेसिकली हमें बताती है कि कितना काम कितने टाइम में किया जा रहा है। अब हमारे पास जो मोटर ए थी इसको 1 मिनट लगा, मतलब कि 60 सेकंड लगे। तो अगर मैं इसकी वर्क को टाइम के साथ डिवाइड करूँ 980 डिवाइडेड बाय 60 सेकंड, तो आपके पास आंसर आएगा 16.33 जूल पर सेकंड। दैट इज़ द पावर ऑफ मोटर ए। जबकि अगर मैं बात करूँ जो मोटर बी है या वाटर पंप बी है, तो उस केस में हमारे पास आधा मिनट लगा, मतलब 30 सेकंड। तो 980 डिवाइडेड बाय 30 सेकंड, तो आंसर आपके पास आएगा 32.66 जूल पर सेकंड। तो यहाँ से वाज़ह क्लियर हो रहा है कि हमारे पास जो पावर होगी मोटर बी की ज़्यादा होगी, डबल होगी। डैट इज़ 32.66 जूल पर सेकंड। इसी तरह एक और एग्जांपल आपके सामने, यहाँ पर आपको दो वेट लिफ्टर्स नज़र आ रहे हैं। अब जो लेफ़्ट साइड पर वेट लिफ्टर है इसकी थोड़ी सी रफ्तार भी आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप नोट करें जो वेट है, जो मैस ये उठा रहे हैं ऊपर, वो दोनों का सेम है। डैट इज़ इक्वल टू 50 kg। तो 50 kg मैस है जो दोनों वेट लिफ्टर उठा रहे हैं, और ज़मीन से बुलंदी भी सेम है मैसेस की। डैट इज़ इक्वल टू 2 मीटर। तो जो वर्क किया जा रहा है या जो एनर्जी डिलीवर की जा रही है इस मैस को, वो सेम है, जो कि हम इसी फार्मूला से mgh से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैस हमारे पास 50 के इक्वल है, जी की वैल्यू 9.8 और हाइट हमारे पास 2 मीटर है। तो आंसर आपके पास कितना आएगा? 980 जूल। लेकिन अब यहाँ से अगर आप देखें दोनों में एक वाज़ह फ़र्क आपको फील हो रहा है कि जो लेफ़्ट साइड वाला वेट लिफ्टर है इसकी रफ्तार ज़्यादा है, ये तेज़ी से वेट को ऊपर लेके जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर इनकी पावर फाइंड आउट करके देखें तो हमें कुछ वाज़ह डिफरेंस मालूम होगा। तो फाइंड आउट करके देख लेते हैं। जो लेफ़्ट साइड पर जो वेट लिफ्टर है उसकी पावर होगी 980 डिवाइडेड बाय, अब जो उसको टाइम लग रहा था डैट इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड। लेफ़्ट वाले को 1 सेकेंड लगता है और जबकि राइट वाले को 2 सेकेंड लगते हैं इस मैस को 2 मीटर बुलंदी पर लेके जाने के लिए। तो लेफ्ट साइड वाले वेट लिफ्टर की पावर कितनी आएगी? 980 जूल पर सेकेंड, जबकि राइट साइड वाले वेट लिफ्टर की पावर कितनी आएगी? 980 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू 490 जूल पर सेकेंड। तो यहाँ से भी क्लियर है कि लेफ्ट साइड वाला जो वेट लिफ्टर है उसकी पावर डबल है, 2 टाइम्स है राइट साइड वाले वेट लिफ्टर से।
इन दो एग्जाम्पल्स के बाद आपको ये डेफिनेशन और फार्मूला की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होती है? जो हमारे पास टोटल वर्क किया गया होता है उसको हम टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर देते हैं। द डेल डब्ल्यू इज वर्क डन इन अ टाइम इंटरवल डेल टी, देन एवरेज पावर इज गिवन बाय दिस फार्मूला। ठीक है, अभी तक जो हमने दो एग्जांपल्स पढ़ी इनमें हमने एवरेज पावर की ही बात की थी कि हमने टोटल वर्क देखा और टोटल टाइम देखा, लेकिन समटाइम्स हमारे पास पावर हर लम्हा पर हर पॉइंट पर सेम नहीं होती। सपोज मेरे पास अगर मैं इस वाटर पंप ए की बात करूं जिसने 60 सेकंड में 980 जूल वर्क किया था, तो अगर मेरे पास अगर ऐसी कंडीशन हो कि पहले 20 सेकंड के अंदर इसने 5 केजी वाटर उस वाटर टैंक तक डिलीवर किया, जबकि अगले 40 सेकंड के अंदर उसने बाकी का 5 केजी वाटर डिलीवर किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 20 सेकंड के अंदर उसकी पावर ज़्यादा थी, ठीक है ना, जो कि हमारे पास 24 जूल पर सेकंड के इक्वल आ रही थी, जबकि जो अगले 40 सेकंड थे जिसमें उसने सेम अमाउंट ऑफ वाटर डिलीवर किया, तो उस केस में हमारे पास पावर हो जाएगी 12.2 जूल पर सेकंड। तो इधर हमारे पास पावर सेम नहीं है, पहले 20 सेकंड में पावर हमारे पास ज़्यादा है और अगले 40 सेकंड में पावर क्या हो गई है? कम हो गई है। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए हम इंस्टेंटेनियस पावर को पढ़ते हैं। नाम से पता चल रहा है जी, इंस्टेंट, लम्हा, किसी भी पॉइंट पर अगर आप पावर फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। इसके अंदर सेम वही काम हमने करना है जो चैप्टर 3 में जब हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला टॉपिक किया, तो उसमें हमने क्या किया था कि वो जो एवरेज वेलोसिटी वाला फार्मूला था उसके साथ हमने एक टाइम के साथ लिमिट लगा दी थी कि हमने अपना जो टाइम इंटरवल था उसको बहुत संभाल कर दिया था कि हम एक सिंगल पॉइंट पर, सिंगल इंस्टेंट पर आकर हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते थे। इसी तरह यहाँ पर भी हमने जो एवरेज पावर का फार्मूला है उसके साथ एक लिमिट लगा देनी है सच दैट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, कि हमने अपना जो टाइम इंटरवल है उसको स्मॉल से स्मॉल करता जाना है कि हम एक पॉइंट पर आ जाएं और उस एक पॉइंट पर, उस लम्हा पर जो हमारे पास पावर होगी, दैट इज द इंस्टेंटेनियस पावर। The limiting value of del W over del T at the time interval del T approaches to zero such that delta T approaches to zero is called instantaneous power। अच्छा, अब इंस्टेंटेनियस पावर के बाद हम पावर के यूनिट्स की बात करते हैं। सबसे पहले जूल सेकंड, जो मैं बार बार पढ़ रहा, वर्क का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकंड, तो जूल पर सेकंड। नेक्स्ट इसी जूल पर सेकंड को हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब भी लिख सकते हैं। अगर हम जूल की जगह न्यूटन मीटर पुट करें और उसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। और तीसरा यूनिट जो कि ऐसे यूनिट ही है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, डैट इज़ द वाट, जो कि एक साइंटिस्ट थे जेम्स वाट, उनके नाम से पढ़ा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास डेफिनेशन ऑफ वाट। ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती है। मैंने आपको बताया जब भी हम किसी डिराइव्ड यूनिट को डिफाइन करते हैं तो हम उसके फार्मूला को देखते हैं और उस फार्मूला में जो भी क्वांटिटीज़ होती है ना उनकी वन वन वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। सपोज हमारे पास ये पावर वाला फार्मूला था, इसमें अगर मैं पावर लूँ 1 वाट, वर्क लूँ 1 जूल और टाइम लूँ 1 सेकंड, तो मेरे पास ये फार्मूला बन जाएगा 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 सेकंड। तो इसी को आपने डिफाइन कर देना है कि आपके पास पावर 1 वाट कब होगी? जब 1 जूल वर्क किया जा रहा होगा 1 सेकंड में। When 1 joule of work is done in 1 second, then power will be 1 watt। नेक्स्ट हमारे पास एक MCQ यहाँ पर लिखा हुआ है, डेट इज 746 वाट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। जो हॉर्स पावर होता है ये भी हमारे पास पावर का यूनिट होता है। अक्सर आप जो वाटर पंप्स खरीदने जाते हैं तो वो उन्हें बताया जाता है जी 1 हॉर्स पावर या 2 हॉर्स पावर की मोटर दे दें। तो ये हॉर्स पावर आया कहाँ से? इसका भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो कि इसी साइंटिस्ट जेम्स वाट से मुंसलिक है। जेम्स वाट एक स्कॉटिश मैकेनिक, इंजीनियर और केमिस्ट थे। इन्होंने पहली दफ़ा स्टीम इंजन इन्वेंट किया और उस टाइम ये चाहते थे कि इनका जो स्टीम इंजन है वो कमर्शियली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल लोग करें, ख़ास तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ियों के अंदर इस इंजन को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन उस दौर में घोड़े को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था ट्रैवलिंग के लिए। रॉयल फैमिलीज़ महंगे महंगे घोड़े ख़रीद के उनके ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो जेम्स वाट ने एक बिज़नेस स्ट्रेटजी अपनाई।
इन्होंने एक यूनिट बनाया हॉर्स के नाम से ही, डैट इज़ द हॉर्स पावर। तो ये बेसिकली पावर का यूनिट था। और ये किस तरह से आया, इन्होंने घोड़े के साथ ना कोई 550 पाउंड वेट बांध दिया और उसको 1 फुट बुलंदी तक ना लेके गए 1 सेकंड में। तो उन्होंने कहा ये जो जितनी पावर होगी ना, ये पावर घोड़े की ना और मेरे इंजन की 1 हॉर्स पावर के बराबर होगी। और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। तो इस तरीके से जब लोगों को उन्होंने ये बात बताई कि जी मेरा जो इंजन है वो आपके 2 घोड़ों की ताकत रखता है, 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर, 4 हॉर्स पावर, तो फिर इस इंजन की खरीद में बहुत तेज़ी से इजाफा हो गया। खैर आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी किलोवाट आवर। किलोवाट आवर एक कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जो कि हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपके घरों में जो बिजली का बिल आता है उस पर यूनिट्स लिखे होते हैं और उनकी प्राइस लिखी होती है। वो जो 1 यूनिट होता है ना, वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। अब किलोवाट आवर जैसे ही आता है ना, तो बच्चों के जहन में आता है कि ये कहीं ना पावर का यूनिट है, क्योंकि इसमें आपको वाट नज़र आ रहा है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ना एग्जामिनर ये इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज बना देते हैं जी, किलोवाट आवर ना किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। तो बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम पावर के ऊपर टिक कर देते हैं और अपना नंबर कटवा बैठते हैं। जबकि किलोवाट आवर मैंने आपको क्या बताया, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। क्यों? इसमें हमारे पास पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अगर इसी फार्मूला की मैं बात करूं, टाइम को पावर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पर वो वर्क इक्वल आएगा। और वर्क और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, सेम होता है, डेट इज इक्वल टू जूल। अब किलोवाट आवर की डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। 1 किलोवाट आवर इज द वर्क डन इन 1 आवर बाय एन एजेंसी हुज पावर इज 1 किलोवाट। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल मशीन है, कोई डिवाइस है, कोई एजेंसी है, ठीक है ना, अगर उसकी पावर हमारे पास कितनी है 1 किलोवाट, तो अगर 1 घंटे के लिए वो वर्क करती है ना, तो वो जो वर्क होगी डेट वर्क विल बी इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब यहाँ पर ये जो मैंने रेड कलर में कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स किए हैं, ये भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, या एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर की वैल्यू क्या होती है, या 1 किलोवाट आवर प्रूफ करो जी 3.6 मेगा जूल के। तो हमने सिंपली यहाँ पर किलो की जगह ये 1000 लिख दिया, वाट उसी तरह साथ आ गया जी। आर को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, डेट इज इक्वल टू 3600 सेकंड या 3600 सेकंड। तो इनको जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 जीरोज ये और 2 ये, तो टोटल 5 जीरोज, आगे 3 6 और आगे 5 जीरोज, और यहाँ से वाट इंटू सेकंड जो कि बराबर होता है जूल के, वाट इंटू सेकंड डेट इज इक्वल टू जूल। अच्छा, फिर ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको मैं उठा के 6 डिजिट पीछे लेके आता हूँ, तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 जूल हो जाएगा, और 10 की पावर 6 डेट इज इक्वल टू मेगा, तो 3.6 मेगा जूल के इक्वल होगी 1 किलोवाट आवर वर्क या एनर्जी। इसके बाद मैं आपको किलोवाट आवर की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि जो किलोवाट आवर होता है वो 1 यूनिट के इक्वल होता है। ये वही यूनिट्स होते हैं जो आपके बिजली के बिल में आते हैं। लेट्स से हमारे पास एक इस्त्री है जो कि 1000 वाट की है, मतलब 1 किलोवाट। अगर ये इस्त्री एक दिन में 1 घंटा चले तो हमारे पास क्या हो गया 1 किलोवाट आवर। तो इसका मतलब कि एक दिन में इसने 1 यूनिट इस्तेमाल किया, और हमारे पास एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 30 यूनिट्स या 30 किलोवाट आवर। तो एक महीने में जो इस्त्री है अगर डेली 1 घंटा चले तो टोटल कितने यूनिट्स कंज्यूम करेगी, 30 यूनिट्स कंज्यूम करेगी। इसी तरह आप अपने घर की जो बाकी होम अप्लाइंसेज हैं उनके भी यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हर अप्लाइंस के ना बैक साइड पर आप देखें तो वहाँ पर लिखा होता है कि ये इतने वाट की है, इतने वाट की। आपके जो एनर्जी सेवर होते हैं वो 25 वाट के होते हैं। इसी तरह जो फ़ैन होता है सीलिंग फ़ैन वो 100 वाट के बराबर होता है। खैर नेक्स्ट आगे हमारे पास है जी पावर एंड वेलोसिटी। अभी तक हमने पावर का रिलेशन पढ़ा विद वर्क एंड टाइम। अब हम पावर को एक और रिलेशन के साथ समझने की कोशिश करेंगे, डेट इज़ द रिलेशन विद फोर्स एंड वेलोसिटी। इससे रिलेटेड भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जी प्रूव करो
पावर बराबर है फोर्स इनटू वेलोसिटी के, या प्रूव डैट पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। तो सिंपली हमने क्या किया, जो इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला था उसको हमने लिख लेना है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। इसमें हमने वर्क की वैल्यू पुट करनी है। वर्क हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा टी। ये जो डेल था यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट के साथ लगा दिया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो यहाँ पर हमने ये वैल्यूज पुट कर दी किसकी जी, डेल डब्ल्यू की। अब यहाँ से हम इस फोर्स को ना लिमिट से बाहर ले आएंगे, ये फोर्स हमारे पास बाहर आ गया एफ डॉट, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखें हमारे पास लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा डी बाई डेल्टा टी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के, और साथ लिमिट लग जाए तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास बन जाता है। तो फाइनली हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। पावर हमारे पास क्या जी, डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड वेलोसिटी की। तो इसका क्या मतलब हुआ, डेट पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। पावर हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।